वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, मिल्टन फ्राइडमैन्स, डिमांड फॉर मनी, डिटर्मिनेंट्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में मिल्टन फ्राइडमैन एज डिमांड फॉर मनी थ्योरी। आज हम बात करेंगे इसके डिटर्मिनेंट्स की। मिल्टन फ्राइडमैन के द्वारा जो दिए गए डिमांड फॉर मनी थ्योरी है उसे कौन कौन से डिटर्मिनेंट, कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स है जो अफेक्ट करते हैं, वो हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टोटल वेल्थ। जब वेल्थ ही नहीं होगी तो यहाँ डिमांड किस काम की, वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है कि इंडिविजुअल की टोटल जो वेल्थ है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट है मनी डिमांड का, क्योंकि अगर डिमांड करनी है तो मनी का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो टोटल वेल्थ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना गया है। इंडिविजुअल के स्टॉक ऑफ वेल्थ को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना गया है, जो कि मिल्टन ने बताया है कि अगर स्टॉक ऑफ वेल्थ अच्छा होगा तो डिमांड बहुत ज़्यादा एक अच्छे फॉर्म में यहाँ पे क्रिएट होगी। सो इंडिविजुअल की जो वेल्थ स्टॉक है वो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिमांड करने के लिए, और टोटल वेल्थ में से कितना वो हिस्सा वेल्थ का डिमांड के ऊपर लगाता है, इस थ्योरी को फ्राइडमैन ने बताया। An individual's total stock of wealth is one of the important determinant of money demand in Friedman's theory। जितनी ज़्यादा कम वेल्थ होगी उतना उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, इसलिए डिमांड कब होती है ज़्यादा, जब वेल्थ को और क्रिएट करा जाए, और जितनी ज़्यादा वेल्थ होगी उतना और वो डिमांड को साथ में क्रिएट करेंगे। तो द ग्रेटर वेल्थ इंडिविजुअल मोर मनी इज़ डिमांडेड ट्रांजेक्शन एंड अदर पर्पसेस। जितना ज़्यादा वेल्थ की रिक्वायरमेंट या जितना ज़्यादा वेल्थ होती है उतना ज़्यादा यहाँ पे उस मनी की डिमांड होती है, जिससे वो अपने ट्रांजैक्शन कर सके, अपनी नीड एंड वांट को पूरी कर सके, या फिर किसी भी चीज़ का कंजम्पशन कर सके। तो मनी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और वेल्थ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि मोर मनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। द ग्रेटर द वेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल द मोर मनी इज़ डिमांडेड ट्रांजैक्शन एंड अनदर पर्पस। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा मनी चाहिए होता है ट्रांजैक्शन और अनदर पर्पस के लिए। जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे मनी की डिमांड बढ़ेगी। तो कंजम्पशन डिमांड के लिए मनी की डिमांड की ज़रूरत है, और इसलिए टोटल वेल्थ को एक डिटर्मिनेंट माना है फ्राइडमैन ने। फ्राइडमैन यूज डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ परमानेंट इनकम एज एन इंडेक्स ऑफ वेल्थ। इन्होंने क्या बताया फ्राइडमैन ने कि डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ परमानेंट इनकम। परमानेंट इनकम मतलब जो भी पर्सन की लाइफ टाइम में जो इनकम आती है हमेशा वो परमानेंट इनकम होती है। तो परमानेंट इनकम में से एक डिस्काउंटेड वैल्यू उसको नाम लिया है, किसने, फ्राइडमैन ने इनका नाम लिया है डिस्काउंटेड वैल्यू, कि जो जो परमानेंट इनकम है उसमें से हम कितना खर्चा करते हैं और अपनी पूरी लाइफ टाइम में कितना एक्सपेंडिचर करते हैं, वो बात को इन्होंने समझाया कि टोटल वेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी परमानेंट इनकम का पार्ट है हमारी वेल्थ, और वो वेल्थ का हम यूज़ हमारी डिमांड फॉर मनी को क्रिएट करने के लिए करते हैं और अदर ट्रांजेक्शन करने के लिए करते हैं। सेकेंड पॉइंट इन्होंने बताया ह्यूमन टू नॉन ह्यूमन वेल्थ। ह्यूमन वेल्थ जो खुद से क्रिएट हो, नॉन ह्यूमन वेल्थ, दोनों पॉइंट जो हम किसी इन्वेस्टमेंट के द्वारा करें, यानी कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, उसको नॉन ह्यूमन वेल्थ कहते हैं। जैसे हमने इक्विटीज़ खरीद ली, हमने बॉन्ड्स खरीद लिए, हमने डिबेंचर्स खरीद लिए, हमने सिक्योरिटीज़ खरीदी और उससे हमारी क्रिएट इनकम हो रही है, रियल एस्टेट से हमारी इनकम क्रिएट हो रही है, हमारी गोल्ड से इनकम क्रिएट होती है, वो सारी नॉन ह्यूमन वेल्थ है। तो ये भी एक फैक्टर है इनका प्रपोर्शन मनी डिमांड में, क्योंकि जितना जहाँ से इनकम आएगी उतना ही वो उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। सपोज़ जैसे पर्सन का जो इनकम है वो आ रहा है ह्यूमन वेल्थ से, तो वो नॉन ह्यूमन वेल्थ की चीज़ों पे कम लगाएगा पैसा, और नॉन ह्यूमन से आ रहा है तो ज़्यादा उस पर नॉन ह्यूमन पे लगाएगा। जैसे एग्जांपल इसका ये हो सकता है कि बॉन्ड्स और गोल्ड और इक्विटी वगैरह ख़रीदने में अगर वो पैसा लगाएगा तो उसका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे होगा, और ज़्यादा अगर अच्छा रिटर्न मिल गया उसको तो वो और पैसा उसी में ही इन्वेस्ट करेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना गया है प्रपोर्शन दोनों का। तो फ्राइडमैन ने इन्होंने इस चीज़ को परमानेंट इनकम का एक सोर्स बताया कि जहाँ से ह्यूमन वेल्थ और नॉन ह्यूमन वेल्थ दोनों क्रिएट होती है, उस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग मनी डिमांड क्रिएट होगी। यानी कि जहाँ से
ह्यूमन वेल्थ होगी वहाँ से ह्यूमन कंजम्पशन की डिमांड ज़्यादा होगी, और नॉन ह्यूमन वेल्थ जहाँ से क्रिएट होगी वो नॉन ह्यूमन वेल्थ के ऊपर यहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा होगा, उसकी डिमांड क्रिएट होगी। तो इन्होंने क्या कहा है, परमानेंट इनकम कहा है दोनों के प्रपोर्शन को परमानेंट इनकम कहा है किसने, फ्राइडमैन ने। फ्राइडमैन इन इट्स परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस सजेस्ट that the MPC यानी कि marginal propensity of consume out of human wealth is lower even if in the ratio of human wealth of non-human wealth is relevant, it does not play an important role in Friedman theory। यही इस चीज़ को इन्होंने अदर फॉर्म में कह दिया कि अगर पर्सन नॉन ह्यूमन वेल्थ की तरफ ज़्यादा जाता है तो उसका जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम यानी एडिशनल कंजम्पशन है जो खुद के ऊपर, वो कम हो जाएगा, और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है फ्राइडमैन थ्योरी का। तो एक तरीके से फ्राइडमैन क्या कहना चाहते हैं कि दोनों का रेशियो सही होना चाहिए, जिससे जो MPC है ना वो सही रहे उनका, किसका, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का, कि जो परमानेंट इनकम का प्रोपोर्शन है दोनों में स्टेबल होना चाहिए, जिससे उसका MPC भी सही रहे और दोनों की डिमांड भी बढ़ती रहे, ह्यूमन वेल्थ की भी बढ़ती रहे और नॉन ह्यूमन वेल्थ की भी बढ़ती रहे। थर्ड इन्होंने बताया था एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन मनी एंड अदर फाइनेंशियल असेट। अब इसके बाद इन्होंने क्या बात करी, एक्सपेक्टेड रेट की बात करी है कि कितना रेट आता है, जिस चीज़ के ऊपर रेट अच्छा आता है, सपोज़ फाइनेंशियल असेट के ऊपर रेट अच्छा आ रहा है तो यहाँ पे फाइनेंशियल असेट की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, तो मनी फॉर डिमांड फाइनेंशियल असेट के लिए यहाँ पे अप्लाई होगी। और अगर मनी से कंजम्पशन पे आ रहा है इंटरेस्ट अच्छा, रेट अच्छा आ रहा है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अच्छा आ रहा है, तो उसकी डिमांड यहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगी। सो फ्राइडमैन टेक्स अ ब्रॉड मनी डेफिनेशन ऑफ he includes the time deposit along with the demand deposit and currency, so money as expected nominal return like other form of asset। इन्होंने क्या कहा कि डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, जैसे हम बैंक में हम डिपॉजिट करते हो तो ज़्यादा होना चाहिए जिससे रिटर्न अच्छा है, और जब रिटर्न आएगा तो जो मनी का जो रिटर्न आएगा वो हमें डिमांड फॉर मनी क्रिएट करने में हेल्प करेगा। As a permanent income of individual is steady, his wealth is stable. Money and other financial asset compete to get their share out of fixed wealth। तो इंसान को दोनों चीज़ों पे पैसा लगाना चाहिए, फाइनेंशियल असेट्स पे भी और मनी पे भी। जितना मनी पे इन्वेस्ट करेगा, जैसे मनी को बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो उससे इंटरेस्ट रेट मिला तो वो अर्निंग होगी, और उसका जो डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा तो ट्रांजैक्शन भी अच्छे होंगे। दूसरा इन्होंने ये कहा है कि फाइनेंशियल असेट्स के ऊपर भी, जैसे बॉन्ड, सिक्योरिटी, इनके ऊपर भी अगर हम लगाएंगे पैसा तो ये भी हमें अच्छा रिटर्न देगा, और इन पे लगाने से क्या होगा, हमारी जो वेल्थ है वो दोनों तरफ से बढ़ेगी, यानी कि एक तो मनी के फॉर्म से टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट करने से बढ़ेगी, और दूसरा बढ़ेगी यहाँ पे फाइनेंशियल असेट को लाने से। सो मनी एंड फाइनेंशियल असेट, अदर फाइनेंशियल असेट compete to get their share out of his fixed wealth। In other words, the proportion of money or financial asset determined by incentive, important line। ये क्या कह रहे हैं, इंसेंटिव से, यानी कि जो भी मनी हम इन्वेस्ट करते हैं या जो भी फाइनेंशियल असेट पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो एक तरीके से उनका इंसेंटिव जो होता है, उनका गेन, जहाँ जो हमें फ़ायदा मिलता है वो हमें बताता है कि हमें कितना यहाँ पे उन चीज़ों से फ़ायदा हो रहा है, और वही जितना ज़्यादा जिस पार्ट से फ़ायदा होगा उस पार्ट की डिमांड उतनी ही बढ़ जाएगी। होल्डिंग अदर असेट लाइक बॉन्ड इक्विटीज़ रिलेटेड टू मनी, इसलिए इन्होंने कहा है फ्राइडमैन ने कि मनी के साथ साथ, डिमांड डिपॉजिट क्रिएट करने के साथ साथ फाइनेंशियल असेट्स को भी, बॉन्ड, सिक्योरिटीज़, डिबेंचर्स को भी खरीदना चाहिए, जिससे इनका जो रिटर्न है ना वो अच्छा आएगा और डिमांड हाई होगी। सो इफ़ द रिटर्न ऑफ द फाइनेंशियल असेट, फॉर एग्जांपल बॉन्ड एंड इक्विटीज़ इज़ हायर, bonds and equities is higher, the demand for money will be lower। But if the returns on other financial asset like bonds and equity are lower, the demand for money is greater। दोनों बातें कह दी इन्होंने कि अगर जैसे फाइनेंशियल असेट परचेस करने के बाद रिटर्न अच्छा नहीं मिलता है तो वहाँ पे उससे कन्वर्ट होके वो मनी डिमांड किसके ऊपर लग जाएगी, अदर चीज़ों पे लग जाएगी, और उधर से डिमांड क्रिएट होगी, और इधर से डिमांड क्या होगी, लोअर हो जाएगी। लेकिन अगर रिटर्न अच्छा आया तो डिमांड फॉर मनी विल बी ग्रेटर ऑन दिस साइड। इसलिए यहाँ पे दोनों प्रपोर्शन में मनी को बांटना चाहिए, और जहाँ से एक्सपेक्टेड रिटर्न अच्छे आ रहा है वहाँ पे मनी का डिमांड भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या बताया,
द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन मनी एंड अदर फाइनेंशियल असेट, कि जो मनी और फाइनेंशियल असेट पे कहाँ पे जहाँ पे रिटर्न अच्छा मिलेगा वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे और फिर डिमांड उसकी बढ़ेगी। 4 पॉइंट इन्होंने बता रखा है, प्राइस एंड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। एक इन्फ्लेशन का भी फ़र्क पड़ता है जो डिमांड फॉर मनी है। इन्फ्लेशन एज टू अपोजिट इफेक्ट ऑफ डिमांड फॉर मनी। इन्फ्लेशन रिड्यूसेस परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इन्फ्लेशन क्या अफेक्ट करता है? इन्फ्लेशन महंगाई जो है वो ये अफेक्ट करती है कि पर्सन की जो खरीदने की क्षमता है यानी कि परचेसिंग पावर है वो कम कर देता है। इससे क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है कि परचेसिंग पावर जब गिर जाती है तो डिमांड फॉर मनी भी लो होती है। तो परचेसिंग पावर को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करता है पर्सन, हाई मनी बैलेंस की तरफ जाता है। सपोज़ कोई चीज़ महंगी हो गई तो अब वो उस चीज़ को ख़रीदने के लिए ज़्यादा मनी की डिमांड क्रिएट करने की कोशिश करेगा, यानी कि परचेसिंग पावर को बढ़ाने के लिए हायर मनी होल्ड करेगा और उसके लिए वो क्या करेगा, अपनी इनकम पे ध्यान देगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वो परचेसिंग पावर को बैलेंस करने की कोशिश करता है। सो ये एक तरीके से डिमांड फॉर मनी पे इन्फ्लेशन इफ़ेक्ट डालता है। जैसे जैसे महंगाई होती है वैसे वैसे यहाँ पे परचेसिंग पावर कम होती है, इसलिए हायर मनी होल्ड की तरफ पर्सन जाता है जिससे परचेसिंग पावर उसके बराबर हो सके। बट ड्यू टू इन्फ्लेशन देयर इज इंक्रीज इन रिलेटिव रिटर्न नॉन ह्यूमन असेट सच एज रियल एस्टेट, गोल्ड एटसेट्रा। रिजल्ट पीपल विल होल्ड लेस मनी एंड इन्वेस्ट इन हाई यील्डिंग नॉन ह्यूमन। और इसी का दूसरा तरफ एक फ़ायदा मिल रहा है, ये है कि अगर महंगाई होगी थोड़ा तो इन्फ्लेशन से एक ये फ़ायदा मिलेगा कि जो असेट्स है, फाइनेंशियल असेट्स है, नॉन ह्यूमन असेट्स है, रियल एस्टेट, गोल्ड, इनकी वैल्यू बढ़ेगी और इनके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे लोग। जैसे इनकी वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, इनकी वैल्यू बढ़ने से ये होगा कि इनको रिटर्न अच्छा मिलेगा और उनकी डिमांड फॉर मनी इस एरिया से ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दो अपोजिट इफेक्ट है, एक तरफ से तो परचेसिंग पावर कम हो रही है तो वहाँ से डिमांड कम हो रही है, लेकिन मनी की डिमांड नॉन ह्यूमन असेट में ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि यहाँ अगर इंक्रीज़ होती रेट तो यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करेंगे। Other variables such as taste, preference, expected economic instability, global financial crisis, phases of the business cycle, and institutional factors like a method of wage payment of bills टू इफ़ेक्ट द डिमांड फॉर मनी। अभी जो चीज़ें हैं ना, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, मार्केट में अगर अच्छा टेस्ट नहीं है, प्रेफरेंस नहीं है, डिमांड नहीं है तो मनी की डिमांड भी वहाँ नहीं होती है, कम होती है। एक्सपेक्टेड इंस्टेबिलिटी, जैसे कोई बीमारी आ गई, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, वॉर का टाइम है, तो उस समय यहाँ पे एक ऐसे फैक्टर है, अदर वेरिएबल फैक्टर है जो डिमांड फॉर मनी को कम करता है। क्योंकि पर्सन यहाँ पे इस केस में डिमांड फॉर मनी इसलिए कम रखता है क्योंकि उनकी इनकम इफ़ेक्ट पड़ती है, एम्प्लॉयमेंट इफ़ेक्ट पड़ता है, टेस्ट नहीं है, फैशन इफ़ेक्ट की वजह से इफ़ेक्ट पड़ता है, पेमेंट की वजह से इफ़ेक्ट पड़ता है, और बिल्स का पेमेंट खर्चे ज़्यादा हो जाना, या फिर टैक्सेशन वाला जो फैक्टर है वो अफेक्ट करता है। तो ये सारी जो फैक्टर्स है इनको अदर वेरिएबल कहा गया है और ये अदर वेरिएबल इफ़ेक्ट करते हैं डिमांड फॉर मनी को। तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये भी, ये 5th वाला नंबर का जो पॉइंट है यही कहना चाह रहा है कि अदर फैक्टर भी, अदर वेरिएबल फैक्टर भी मनी की डिमांड को इफ़ेक्ट करता है। तो हमने 5 ऐसे फैक्टर पढ़े जो फ्राइडमैन थ्योरी में इंक्लूड है। हमने टोटल वेल्थ पढ़ा, टोटल वेल्थ जितनी अच्छी होगी उतना डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा। हमने प्रपोर्शन पढ़ा, ह्यूमन टू नॉन ह्यूमन वेल्थ, दोनों का प्रपोर्शन सही होना चाहिए, दोनों की अर्निंग अच्छी होनी चाहिए और दोनों सेक्टर में डिमांड होनी चाहिए। और रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न पढ़ा मनी एंड फाइनेंशियल एसेट में, जहाँ से रेट ऑफ रिटर्न अच्छा आएगा वहाँ से है ना उसकी डिमांड बढ़ेगी, मनी की डिमांड वहाँ के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए मनी की डिमांड बढ़ेगी। 4th हमने पढ़ा यहाँ पे प्राइस एंड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के 2 अपोजिट इफेक्ट है, एक तरफ तो इन्फ्लेशन से परचेसिंग पावर कम हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ इन्फ्लेशन से यहाँ पे रिटर्न अच्छा मिल रहा है नॉन ह्यूमन एसेट्स पर। और लास्ट है अदर वेरिएबल्स जो हमने पढ़ा।